स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को सीखकर बता सकते हो। आप लोग कमेंट कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो हमने एक क्रक सीरीज आप सभी के लिए प्लान करी है और इस क्रक सीरीज में आप लोगों को मिलने क्या वाला है इसमें आपको हम एक पर्टिकुलर टॉपिक आप जैसे केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक हो गया, उसमें सब टॉपिक जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से मतलब अक्सर आपको एग्जाम में जेई मेंस और जेई एडवांस में सवाल देखने को मिलता है। पर्टिकुलर जैसे जेई एडवांस 2024 का आप बात करो तो 24 के अंदर यहाँ पे दो सवाल होंगे। जेई एडवांस 23 के अंदर यहाँ पे एक सवाल बना है, ठीक है। जेई मेंस में भी आप कोई सी भी शिफ्ट उठा के देखो, आपको सवाल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम 46 ईयर में इतने सवाल पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि यार हाइब्रिडेशन में सवाल कैसे बनता है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। और मेरा नाम है गौरव बसवाल। आप सभी का स्वागत है एलाइट केम के इस ब्यूटीफुल चैनल पे। अगर आप चैनल में नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाला जो कंटेंट है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही एक दुनिया है। अगर आपने हाइब्रिडेशन किसी मॉलिक्यूल का निकाल लिया तो आप हाइब्रिडेशन को सीख करके बहुत सारी चीजों के ऊपर कमेंट कर सकते हो एक मॉलिक्यूल की। जैसे कि आप लोग जैसे मान लो हमने हाइब्रिडेशन निकाला कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है। मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या है, sp है सर, या फिर सर sp2 हुआ है, या फिर sp3 है। मतलब सिंपल सिंपल से केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर sp हाइब्रिडेशन है इसका मतलब हम कहेंगे कि सर इसका जो ज्योमेट्री है वो कैसा होगा, लीनियर होगा। इसकी सर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री sp3 के केस में क्या होगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल हो जाएगी। आप लोग शेप के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, बट वहां पे थोड़ा सा रोल किस चीज का भी होता है, लोन पेयर्स का भी होता है, तो हम उसको एक बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग शेप और ज्योमेट्री के ऊपर कमेंट कर सकते हो। आप लोग परसेंटेज कैरेक्टर के ऊपर कमेंट कर सकते हो। परसेंटेज कैरेक्टर जैसे आप चर्चा की जाए, परसेंटेज कैरेक्टर एसपी में कितने होते हैं, 50% होते हैं। sp2 में कितने होते हैं, 33.33% होते हैं। sp3 में कितने होते हैं, 25% होते हैं। परसेंटेज कैरेक्टर भी हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ लॉन पेयर नहीं बता सकते क्या आप, जब हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो हम बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर देख के तभी तो शेप और ज्योमेट्री बताते हैं ना भाई। ज्योमेट्री तो बता देते हो, लेकिन शेप में कहीं ना कहीं लॉन पेयर का रोल होता है। भाई लॉन पेयर को शेप में दिखाते नहीं है। जैसे हम पैरामिडल शेप बनाते हैं तो पैरामिडल शेप कैसे दिखा देते हैं, सिंपल देखो। जैसे NH3 की अगर मैं पैरामिडल शेप दिखाऊंगा तो सिंपल ऐसे बना देंगे। ठीक है, लेकिन जब शेप डिटरमाइन करते हैं उसमें लॉन पेयर का रोल तो होता है, लेकिन पैरामिडल शेप जब हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तो उसके अंदर लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता है। जैसे टीचर का अ, बच्चे की परफॉर्मेंस में रोल होता है कि बच्चा अगर आप टीचर अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, वैसे टीचर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टीचर का एक रोल होता है बच्चे की परफॉर्मेंस में। लेकिन एग्जाम में जब एग्जाम होती है, मार्कशीट आती है, ठीक है, आप लोग के नंबर जब जेई मेंस में आएंगे तो उसमें हमारा तो नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, गौरव सर का नाम तो नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सिमिलरली लोन पेयर का रोल, अब लोन पेयर का पता हमको चल गया है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के पता चल गया है। लोन पेयर से आप बॉन्ड एंगल भी कहीं ना कहीं देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि रोल होता है। लोन पेयर जैसे जैसे लोन पेयर की नंबर बढ़ती है बॉन्ड एंगल कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, और परसेंटेज कैरेक्टर जो होते हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सर ये समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बताओ जरा यहाँ पे सबसे ज्यादा en किसकी होगी। नहीं समझ में, अरे यार जिसकी en ज्यादा होगी इसके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर होंगे। परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। इसका मतलब परसेंटेज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे en के। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो, en के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता है।
सर आपने ये तो बता दिया कि हाइब्रिडेशन होता मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर आपने ये तो बताया नहीं कि हाइब्रिडेशन होता क्या है? अच्छा, नहीं बताया तो सीख लेते हैं उसके बारे में भी। हाइब्रिडेशन कुछ नहीं है, इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, ये क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनते क्या हैं? कुछ नए टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे पुरानी मूवियों में पुरानी जो हिंदी मूवी बॉलीवुड की आती थी, उनमें एक डायलॉग हमेशा होता था कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। सिमिलर केस यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जब मिक्स करते हैं, तो वो तभी मिक्स कर पाएँगे जब उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरे पास में एक s ऑर्बिटल है, मेरे पास में एक p ऑर्बिटल। अगर ये 1s है और ये 2p है, अच्छा, अगर ये 2s है और ये 2p है, ओके, तो इसके केस में देयर विल नॉट बी एनी टाइप ऑफ मिक्स। यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी। बताना चाहोगे क्यों नहीं होगी ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में मिक्सिंग क्यों हो जाएगी? वो इस वजह से हो जाएगी क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऊपर वाले में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। ठीक है? तो ये बेसिक सा फेनोमेना हमारे दिमाग में होता है, ठीक है? और जब हाइब्रिडेशन हो जाता है, sp हाइब्रिडेशन आएगा, sp2 हाइब्रिडेशन आएगा, थोड़ा-सा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं जिससे एक शेप बनती है और किस तरीके से अरेंज करते हैं कि ताकि मिनिमम रिपल्शन, मोर अट्रैक्शन, ठीक है? ये सब चीज़ें मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। मेन जो मेरा मोटिव है यहाँ पे, वो ये समझाना है कि सवाल कैसे करना है। लेकिन थोड़ा-सा हमको आइडिया इस बारे में होना ही चाहिए। तो जैसे हम sp हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। sp हाइब्रिडेशन में जैसे एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। जितने s हैं और p मतलब जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उसी अमाउंट में बनते हैं, उतनी ही नंबर में बनते हैं। ठीक है? तो ये हमारा sp ऑर्बिटल हो गया, ठीक है? ये हमारा sp ऑर्बिटल बन गया, ठीक है? ये sp2 सॉरी ये sp हो गया, ये sp हो गया। अगर मैं sp2 की बात करूँगा, ठीक है? तो ये क्या केस होगा यहाँ पे? जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे एक अगर मैं s ऑर्बिटल ले रहा हूँ, जैसे हाँ, ये s ऑर्बिटल है, 2 p चाहिए, p2 का क्या मतलब है 2 p चाहिए होंगे, एक p ये हो गया, एक p ये हो गया। ये s ऑर्बिटल है, ये px है, ये py है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम क्या बनाएँगे? यहाँ पे हम sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। कितने sp2 बनेंगे? 3 बनेंगे यहाँ पे टोटल और उनकी शेप भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, उनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। अगर मैं थोड़ा बहुत शेप एग्ज़ैक्टली नहीं बना पा रहा हूँ, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान के चलना है कि शेप सर सेम है। sp2 अगर मैं तीसरा केस लेता हूँ दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक s ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा p ये होगा। जितने p होते हैं, p कितने ऑर्बिटल होते हैं? px होता है, py होता है और एक और भी होता है, pz होता है। ये आपस में मिक्सिंग करेंगे, क्या बनेंगे? यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे। 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। ये थोड़ा-सा हमने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, इसकी शेप थोड़ी-सी चेंज हमको करनी पड़ेगी। अच्छा, कर देते हैं जी, ठीक है? ये sp3 है और ये भी sp3 ऑलमोस्ट मतलब सेम आपको शेप मान के चलनी है। ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? these all are sp3 ये सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ ऊपर नीचे जब हम जा रहे हैं, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं? परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं? घट रहे हैं। sp में 50% होते हैं, sp2 में 33.33% होते हैं और sp3 में कितने होते हैं? 25% होते हैं, sp में 33.33। तो ये बेसिक सा हमको आइडिया है। अब एक बार मैं आपको चीज़ें और रिकॉल करा देता हूँ कि देखो, हमने sp2, sp3 के ऊपर चर्चा कर ली है, sp के ऊपर भी चर्चा कर ली है। शेप की जैसे हम बात करें या ज्योमेट्री की पहले ज्योमेट्री की बात कर लें, फिर हम शेप की तरफ जाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा वहाँ पे लॉन पेयर का रोल होता है। ठीक है? तो मैं बता दूँगा सारी चीज़ें। जैसे अगर मैं sp2 और sp3 की बात करता हूँ, तो वहाँ पे कौन-कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं?
पार्ट एस पार्टिसिपेट करेगा, पीएक्स पार्टिसिपेट करेगा, पीवाई पार्टिसिपेट करेगा। शेप क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर होती है। sp3 में एस ऑर्बिटल, पीएक्स, पीवाई, पीजेड एंड टेट्राहेड्रल शेप होती है। dsp2 में याद रखना, जब भी शेप स्क्वायर प्लेनर लिखी हो या फिर जब भी शेप आपको स्क्वायर पिरामिडल लिखी हो, उसके केस में आपको हमेशा जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराना है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। मतलब कहीं भी आपको ज्योमेट्री में स्क्वायर लिखा हुआ दिख जाए तो याद रखना dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट कराना डी के पहले। सबसे पहले डी जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा दैट इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कि sp2 में एक s हो जाएगा, एक px हो जाएगा, एक py हो जाएगा। शेप स्क्वायर प्लेनर हो गए। sp3d ये कौन सी शेप रखेगा या फिर ये ज्योमेट्री कौन सी रखेगा? स्क्वायर ये रखेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ऑर्बिटल्स dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है, pz करता है, py करता है, px करता है और s करता है। sp3d2 s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py, pz तीनों p करेंगे और दो d ऑर्बिटल। कौन से d? जो कि इजी एनर्जी लेवल में आते हैं। कौन से इजी एनर्जी लेवल में आते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है और dz स्क्वायर आता है। ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल है। TD का मतलब कभी मैं TD लिख दूं, इसका मतलब टेट्राहेड्रल है। ठीक है। sp3d3 तो यहाँ पे s ऑर्बिटल होगा, 3p हो जाएंगे। d तीन कौन से होंगे? इधर ये दिख नहीं रहे शायद आपको। d d जो तीन है वो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy एंड dz स्क्वायर। शेप होती है इसके केस में पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। अभी उसके बारे में देख लेंगे कैसे वो शेप बनानी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब रोल होता है, ज्योमेट्री की बात तो कर ली, अब हमको समझना है कि शेप किस प्रकार से हम लोग देख रहे होंगे। जब हम शेप की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम जैसे sp2 हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, यानी स्टेरिक फैक्टर अगर 2 आया है, ठीक है, n की वैल्यू अगर 2 आई है, उसके केस में कोई भी लोन पेयर अगर नहीं है, तो शेप क्या बोलोगे डायरेक्टली? आपको लीनियर शेप और ज्योमेट्री भी उसके केस में लीनियर ही होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि स्टेरिक जो नंबर है वो तो 3 आया है, उसके केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है, मतलब 3+0 वाला केस आया है, उसके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 ही होगा। लेकिन शेप अगर मतलब 3+0 वाला केस है, उसमें शेप क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। अगर 2+1 वाला केस है, उसमें शेप क्या हो जाएगी? वेंट शेप हो जाएगी। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं 4+0 वाला केस, उसमें शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। अगर 3+1 वाला केस है, आप सभी को पता है पैरामिडल शेप होगी। तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें। अगर 2+2 वाला केस है, मतलब दो लॉन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, उसके केस में क्या होगा? बी शेप या फिर आप कहते हो बेंट शेप, वो शेप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अगर आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं 5+0 वाला केस है, मतलब शेप क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अगर जीरो लोन पेयर है, मतलब ज्योमेट्री और शेप वही होगी, मतलब परफेक्ट शेप आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी। याद है ये सारी चीजें? आई थिंक याद होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ 4+1 वाला केस है, तो इसमें हम बोलते हैं सीसो शेप या फिर इसको के शेप बोला जाता है। अगर ऐसा हो कि 3+2 वाला केस है, क्या शेप बोली जाती है? टी शेप बोली जाती है। अगर ऐसा केस है यहाँ पे कि 2+3 वाला केस देखने को मिल रहा है, मतलब लीनियर शेप होगी। ठीक है, ये सब कहानी हमको पहले से पता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि हम शेप किस कौन कौन सी शेप कैसे कैसे बना रहे होंगे। जैसे हम लोग अगर ट्राइगोनल बाइपैराबल ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो वो कुछ ऐसे देखने को मिलती है। PCL5 उसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, सीसो शेप की जैसे हम बात करते हैं, के शेप कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा, एक लॉन पेयर ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम टी शेप की बात कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से शेप होगी। हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा, फिर हमारा बॉन्ड पेयर कुछ इस प्रकार से होंगे, एक लोन पेयर इधर होगा, एक लोन पेयर इधर। ठीक है, अगर हम बात करते हो जैसे बॉन्ड एंगल किस प्रकार के होंगे, तो बॉन्ड एंगल आपको सिंपली बताना है 90 डिग्री और 120 डिग्री ट्राइगोनल बाइपैराबोलल केस में होते हैं। जैसे अगर हम लीनियर की बात करते हैं, लीनियर में कुछ नहीं होता। सेंट्रल एटम, ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया, ये सेंट्रल एटम ये हो गया, यहाँ पे हमारा बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये हमारा लोन पेयर कुछ इस प्रकार से। ये वाला केस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, जैसे sp3d2 की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से केस आपको देखने को मिल सकते हैं? आपको वहां पे तीन केस देखने को मिल सकते हैं। एक तो 6+0 वाला केस मिल सकता है, मतलब जो स्टेरिक नंबर 6 आई है ना,
जो स्टेरिक नंबर 6 आपको देखने को मिली है, उसके केस में एक 6 प्लस 0 वाला केस हो सकता है, एक 5 प्लस 1 वाला केस देखने को मिल सकता है, एक 4 प्लस 2 वाला केस देखने को मिल सकता है। मतलब लोन पेयर की नंबर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। जब 0 है मतलब परफेक्ट शेप होगी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 5 प्लस 1 वाला केस है, उसके केस में आपको वहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल शेप देखने को मिलती, ठीक है? और जब हम बात करते हैं 4 प्लस 2 वाले केस की, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कौन सा वाला केस? इसमें आपको स्क्वायर प्लेनर वाला केस देखने को मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लेनर शेप है, 5 प्लस 1 स्क्वायर पिरामिडल शेप है, 0 जब लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 0 है और स्टेरिक नंबर 6 है, उसके केस में ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ठीक है? ये कहानी हमको पता होनी चाहिए। अब हम ये तो समझ लें यार, मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन अंडरगो करता क्यों? 2 तरीके के रीज़न होते हैं। जब मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन करता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली कि उन्होंने हाइब्रिडेशन किया, तो एक 2 तरीके के स्टेबलाइजेशन मॉलिक्यूल अटेन करता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइजेशन और एक है स्टेरिकली स्टेबलाइजेशन। इनका मतलब क्या है? जैसे हम स्टेरिकली स्टेबलाइजेशन की जैसे मैंने बात भी करी थी कि मॉलिक्यूल जब हाइब्रिडेशन करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन हो। उसी का ही रिजल्ट होता है कि वहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं, ठीक है? उसको उसी का रिजल्ट है आपको शेप देखने को मिलती है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइजेशन का ये मतलब है कि वहाँ पे पहले जो लोन पेयर्स आपको देखने को पहले जो आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग थी और जो बाद की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग थी, वो बाद वाली जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस आपको देखने को मिलता है, क्यों हाइब्रिडेशन अंडरगो होता है, तो उसका पीछे रीज़न है इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइजेशन। आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम ये बात करते हैं कि सवाल कैसे देखने को मिलता है। सवाल एक तो आपको एक मिल सकता है कि अ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको सिंपली करना क्या है, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल सा केस है। आपको स्टेरिक नंबर निकालनी है। स्टेरिक नंबर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस यूनिवैलेंट स्पीशीज कितनी है, ठीक है? अगर कैटाइन है तो उसका माइनस करना, एनायन है मतलब कोई भी चार्ज अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो आपको वहां पे जोड़ना है, अगर कैटायन है तो घटाना है, डिवाइड बाय 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला। V क्या है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने। L का मतलब यहाँ पे क्या है? L का मतलब है यूनिवैलेंट स्पीशीज कितने। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं और वो सवाल हमसे बन जाता है। जैसे अगर स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू 2 आई है, हाइब्रिडेशन sp बता दिया जाता है। स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू 3 आई है, हाइब्रिडेशन sp2 बता दिया जाता है। अगर स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू अगर 4 आई है तो हम sp3 हाइब्रिडेशन बताते हैं, ठीक है? अगर हम 5 वैल्यू बताते हैं तो हाइब्रिडेशन वहाँ पे sp3d बताया जाता है। अगर 6 आती है sp3d2 बताते हैं। अगर 7 आई तो sp3d3 बता देंगे। तो सिंपल सा केस हमको पता होता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस तरीके से बतानी होती है कि वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर गिवन होती, ठीक है? और उस स्ट्रक्चर गिवन होने के केस में आपको 2 तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि स्ट्रक्चर में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। अगर सिग्मा बॉन्ड की नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड की काउंट अगर 3 है तो sp2, ठीक है? 4 है तो sp3, ठीक है? sp3 अगर 5 के केस में जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। ये है हमारा, आप सभी ने सुना होगा, इथेन मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। इसके केस में हाइब्रिडेशन जब आप बात करोगे इस पर्टिकुलर कार्बन का, तो हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा? सिंपली हमको करना क्या है इस वाले केस में? सिंपली जस्ट आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने। सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? 4 वैल्यू आई, मतलब हाइब्रिडेशन इस कार्बन का sp3 हो गया सर। अच्छा, सिमिलरली इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया। अब मैं दूसरा कोई भी एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है? अब की बार मैंने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई है आपके सामने। जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रक्चर बना देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने अब की बार बना दिया इथीन मॉलिक्यूल। अब की बार हमको क्या करना है?
सिंपल अपन काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ दो सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे? अरे यार हमको पता होना चाहिए, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है जब हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके केस में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो ये जनरल जानकारी हमको पता होती है। तो इसके केस में हम क्या बताएंगे, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम अपना अप्रोच करेंगे जब केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड दे रखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल आपको आपके सामने आएंगे जहां पर सिग्मा बॉन्ड भी होंगे और लोन पेयर भी देखने को मिलेंगे। तो उस तरीके के सवाल कैसे अप्रोच करने हैं? तो वहां पे कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि सिग्मा बॉन्ड तो काउंट होते हैं, लेकिन लोन पेयर काउंटेबल हो भी सकता है, मतलब वो लोकलाइज्ड लोन पेयर भी हो सकता है, वो केवल और केवल अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है, ऐसा लोन पेयर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोन पेयर विद इन द मॉलिक्यूल घूम रहा होता है। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर तो हमेशा ही काउंटेबल होता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर तो हमेशा ही काउंटेबल होता है, लेकिन डीलोकलाइज्ड में क्या मामला होता है, वो काउंटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये काउंटेबल हो भी सकता है, ठीक है जी, और ये काउंटेबल नहीं भी हो सकता, दोनों ही केस यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा कि कब काउंटेबल होगा, कब काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, और जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बॉन्ड एंगल भी गिवन हो सकता है, आपको थीटा गिवन हो सकता है। ये अप्रोच कभी देखी है आप लोगों ने कि सर आपको थीटा गिवन होगा? हाँ, तो उसके केस में क्या करना है, आपको थीटा गिवन होगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है एसपी आयोटा करके। ठीक है, इसके केस में क्या फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूँ मैं। इसके केस में फॉर्मूला होता है एसपी आयोटा, यहाँ पे आयोटा का क्या मतलब है, आयोटा का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, और ये जो आयोटा है बराबर होता है पी अपॉन एस के। ठीक है, और हमको ये पता है P प्लस एस हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इस फॉर्मूले में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम एक बार ऐसा करते हैं कि S बराबर माइनस पी लिख के देखते हैं, और एक बार हम ऐसा करते हैं P बराबर 1 माइनस एस लिख के देखते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के केस यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और एक केस और भी होता है, सर ये आपने एसपी आयोटा तो बता दी, लेकिन एंगल का यहाँ पे कुछ रोल नहीं आ रहा। अरे होता क्या है, जो आयोटा होता है ना, ये माइनस वन अपॉन कॉस थीटा के बराबर। तो आपको थीटा गिवन होगा, थीटा में वैल्यू पुट करनी है, आयोटा की वैल्यू निकल के आएगी, और उस आयोटा को यहाँ पे पुट कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो सबसे पहला केस, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर गिवन है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड अगर है तो, सिग्मा बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर में थोड़ा सा अपन को चेक करना होता है कि लोन पेयर काउंटेबल है या फिर नॉन काउंटेबल है। लोकलाइज्ड अगर लोन पेयर है तो वो हमेशा काउंटेबल है। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है तो उसके केस में वो काउंटेबल हो भी सकता है, नहीं भी काउंटेबल हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। कभी पिरिडीन मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करी है? ये होता है पिरिडीन मॉलिक्यूल, इस पे एक लॉन पेयर होता है। ये होता है पायरोल, पढ़ोगे आप लोग, ये होता है पायरोल, इसके ऊपर भी एक लॉन पेयर होता है, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है। ठीक है, NH3 अगर है, या फिर उसका इसी तरीके कुछ मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल होता है फ्यूरेन, दिस इज नॉन एज द फ्यूरेन, दिस इज नॉन एज द थायोपीन। ठीक है, हम इन कुछ एग्जाम्पल के साथ में डील करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोन पेयर है वो मतलब डीलोकलाइज होगा या फिर नहीं होगा। क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता है। तो ये कैसा लोन पेयर है? ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और मैंने बताया है लोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा ही काउंटेबल होता है। तो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड एक ये रहा, एक ये रहा, और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसका मतलब ये भी काउंट करना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। तो इस नाइट्रोजन का pyridine के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है सर, ऐसा बोलना है। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, हम पायरोल का एग्जांपल लें, दिस इज अ हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल। ठीक है, पायरोल इसको बोला जाता है। तो पायरोल के अंदर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा,
एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन वाला भी है और एक लोन पेयर है। और ये जो लोन पेयर है ना, ये भाई साहब डीलोकलाइज हो रहा है इस प्रकार से। अब सर डीलोकलाइज लोन पेयर को हम काउंटेबल कब बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे? तो सिंपल दो लाइन में इसको खत्म कर सकते हैं कि भाई साहब डीलोकलाइज लोन पेयर नॉन काउंटेबल कब हो जाता है? जब एक पहला केस है, वो मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिसिटी अराइज कर दे, एरोमेटिसिटी अराइज कर दे, तब वो नॉन काउंटेबल होगा, तब उसको काउंट नहीं करना है। दूसरा केस, उसकी वजह से चार्ज स्टेबल हो जाए, मतलब लोन पेयर की वजह से चार्ज स्टेबल हो जा रहा है, चार्ज बिकम्स स्टेबल। तो इन दो केसेस में आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है, बाकी केसेस में आप काउंट कर सकते हो। और लोकलाइज तो हमेशा काउंट ही होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये लोन पेयर डीलोकलाइज होता है ना, एक हकल रूल नाम के करके एक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं और हकल रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया, मतलब इस लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो गया है, एरोमेटिक हो गया। मैंने क्या बोला, एरोमेटिसिटी अराइज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हो चुकी, मतलब ये काउंट नहीं होगा। सिंपल इसमें 3 स्टेरिक फैक्टर मान के इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बता देना है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऑक्सीजन पे केवल एक लोन पेयर बनाया है, लेकिन यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे। कैसे लोन पेयर होंगे? दो लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन पे तो दो लोन पेयर होते हैं। वाटर की कभी स्ट्रक्चर नहीं देखी क्या, इस प्रकार से? तो यहाँ पे फ्यूरेन के अंदर दो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो जब एक ही एटम के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, उनमें से एक को मान लेता, एक हमेशा कैसा होता है, लोकलाइज्ड हो जाता है, और लोकलाइज्ड तो हमेशा काउंट होगा। दूसरा वाला यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये तो डीलोकलाइज हो जाएगा, ये डीलोकलाइज नहीं होगा। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और एक लोकलाइज्ड है, तो तीन तो वैसे आ गई। लेकिन जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ना, वही सेम कंडीशन है, 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और हकल रूल ये कहता है कि भाई साहब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब 4n, n की वैल्यू 0 से इन्फिनिट तक आप ले सकते हो, +2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे अगर है, इसका मतलब मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाए। तो ये तो एरोमेटिक हो गया, इसकी वजह से काउंट करोगे, नहीं करना है। इसका मतलब इसमें केवल 3 वैल्यू आएगी स्टेरिक फैक्टर की, और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हो जाएगा। sp3 नहीं बोलना है, sp2 बोलना है, ठीक है? तो ये कहानी हो गई। थायोफीन में आप होमवर्क के तौर पे ले सकते हो, इसको अपन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, तो आई थिंक ये सब फंडा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? बहुत ही इजीली आप लोग बता सकते हो। मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बता दिया। अब एक छोटा-सा मामला होता है कि हाइब्रिडाइजेशन इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वो थोड़ा-सा अलग मामला है, तो मैं उसको छेड़ूँगा नहीं, लेकिन सवाल जब हम कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँगा कि इसमें ये है, इसमें ये है। तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलरली एक वीडियो आएगी, वहाँ पे आप लोग समझ लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे तो हम केवल और केवल केमिकल बॉन्डिंग वाला और थोड़ा-सा ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कैसे हाइब्रिडेशन देखना होता है, उसके ऊपर हमने चर्चा करी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, जो जेईई एडवांस 2023 में पूछा गया है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 24 के अंदर भी दो सवाल आपको जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। काफी इजी इजी सवाल है, ठीक है? बस आपको अटेंशन देना है थोड़ा सा। आप सिंपल, आपको जैसे यहाँ पे कुछ सवाल दिखेंगे कि ये जो सवाल है, इसमें थोड़ा सा रोल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का भी होगा, तो उसको थोड़े टाइम के लिए मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है? बाकी जब हम नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, तो दोबारा से सवाल को ले लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है? तो जो पहला सवाल है, आप लोग देख पा रहे होंगे, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास में कुछ स्पीशीज हैं, इन स्पीशीज में कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? स्टार्ट करते हैं। आई आई टू पॉजिटिव, लेकिन सर यहाँ पे तो आई3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसको आई टू पॉजिटिव अगर लिख दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जब मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालूंगा, तो सेंट्रल एटम कि आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यूनिक वैलेंट स्पीशीज 2 हो गई, -1 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर आएगा 8/2, मतलब यहाँ पे आ गया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, मतलब ये हो गया पहला केस।
क्या हम के बारे में थोड़ा देख सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 4+4 डिवाइड बाई 2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब ये भी सही है। क्या हम यहाँ पे SO2Cl2 के बारे में देख सकते हैं? SO2Cl2 मतलब 6+2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये भी कहीं ना कहीं 4 वैल्यू आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन जब हम जैसे SF4 काफी फेमस मॉलिक्यूल है, के शेप रखता है, कैसे रखता है अभी बता देते हैं। SF4 कुछ मॉलिक्यूल की हम शेप अगर थोड़ा सा जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, जैसे SF4 6+4 डिवाइड बाई 2 5 आएगा आंसर। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लॉन पेयर हो गया, मतलब 4+1 वाला केस हो गया, मतलब ये सीसो शेप या फिर के शेप रखेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे ClF3 के बारे में, तो ClF3 क्या रखेगा, ये टी शेप रखता है। कैसे पता चला? अरे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स दी मैन एंड वुमेन परफेक्ट। 3+2 मतलब शेप क्या हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। ओके, तो ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम जैसे XCF2 के बारे में देखेंगे, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 8+2 डिवाइड बाई 2 10/2, इसका मतलब 5। ये टी शेप रखे, ये टी शेप नहीं रखेगा, ये लीनियर शेप रखेगा, क्योंकि 2+3 वाला केस बन रहा है। ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे अगर NiCO4 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत ध्यान से अपन को देखना पड़ेगा। ये ऐसा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, ये ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जहां पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में गड़बड़ हम कर देते हैं कि सर CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे तो इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा रुको जरा, Ni यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, मतलब जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है उसके केस में 3D8 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब यहाँ पे जब हम हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ऑर्बिटल देखेंगे कि कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसके बाद में आता है p ऑर्बिटल, और फिर आता है हमारे ड- बाकी के आगे के ऑर्बिटल, मतलब 4D ऑर्बिटल। तो ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, ये 4d हो गया। ठीक है, ये केस होना चाहिए। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो ये केस आएगा 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन CO इज एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे। तो जब हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट में जाएंगे, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो S में प्रेजेंट है वो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे S ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। S ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब अब इसमें S पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें एक S और 3 P पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि CO इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 1 2 3 4 PtCl4, ये तो यार हमको पता होना चाहिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। XCF4 ये भी कहीं ना कहीं अलग हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, 8+4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लेनर शेप रख रहा है। ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे SO2, SO2Cl2 या फिर SOCl2, दोनों में ही sp3 हाइब्रिडेशन होता है। शेप थोड़ी अलग होती है इसकी शेप। इसकी शेप जब हम अपन बात करते हैं तो ये हो जाती है टेट्राहेड्रल, लेकिन इसकी शेप पायरामिडल होती है। तो इसमें भी sp3 है। कितनी sp3 हाइब्रिडेशन वाले केस आपको स्पीसीज देखने मिली है? II2 पॉजिटिव, इसके अलावा SiO4 माइनस, SiO2Cl2, SiOCl2, सॉरी SOCl2 और NiCO4। तो इसका आंसर कितना होगा? 5। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 5 इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है? इसके केस में 5 स्पीसीज है जो कि sp3 हाइब्रिडेशन यहाँ पे रख रही है। ठीक है, लेकिन जब हम जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, पूछा गया है जेई एडवांस 2024 में, और ये सवाल बड़ा ही आसान है देखने में। ठीक है, आप देखोगे बड़ी इजीली आपको इसको कर सकते हैं। देखिए, कोई टफ नहीं है सवाल। क्या पूछ रहा है? हमारे पास में डिफरेंट जीनोम कंपाउंड्स है, ठीक है, उनकी ज्योमेट्री और नंबर ऑफ लॉन पेयर पूछ रहा है। XCF क्या ज्योमेट्री होगी? बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होगी।
8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 वैल्यू आई। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री हो गई है। शेप नहीं पूछ रहा है, पहली बात तो है ना। और नंबर ऑफ लॉन पेयर, यार 2+3 वाला केस है, लॉन पेयर कितने हैं, 3 आ गए। क्या 3 के 2 ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, तो डायरेक्टली आपको आंसर कौन सा बता देना है यहाँ पे, ई का 5। तो सी और डी कैंसिल आउट हो गए अपने आप ही। एक्सी एफ फोर में क्या दे रखा है, 8+4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 12/2, इट विल बी 6। मतलब sp3 d2 वाला केस हुआ, लेकिन ज्योमेट्री पूछा है, तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कहाँ पे, दो ऑप्शन नहीं है, ऑक्टाहेड्रल केवल एक है, तो फिर बी इज द राइट आंसर सिंपली। बाकी चीज अपन और देख सकते हैं, XeO3 8/2 टेट्राहेड्रल शेप होगी। ठीक है, टेट्रा आर का जो है टेट्राहेड्रल शेप आना चाहिए, ठीक है 2 आ रहा है। एस का 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 8+2 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 10/2, इट मींस इट इज 5। और 5 के केस में ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, और केस क्या होगा, 5+0 वाला केस। तो जो S4 है उसमें नो लोन पेयर आने चाहिए, मतलब हमारा आंसर सही है। हमने मैच करके भी देख लिया है, ठीक है, सारे ऑप्शन के साथ में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही इजी सवाल है, देखते हैं जरा। CuCN4 4- है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसी स्पीसीज हैं जिनकी शेप टेट्राहेड्रल या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। CuCN4- जो होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रही है, 3D का कोई भी हमारे पास में, जनरल केस में क्या बताना है, 3D ऑर्बिटल मतलब 3D सीरीज का कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके केस में जनरल आपको देखने को यही मिलेगा कि उसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी। एक बार इसको चेक करके भी देख लेते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, CO2+ है, ठीक है, COCN4 2-, ठीक है, इसका मतलब CO ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई, तो 0 आएगी इसकी फिर वो। x-4 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेटस में 4 आई है या 0 आई है, 0 आई है। इसका मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट इज D7s2, वो होगा। मतलब कहीं ना कहीं 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब s ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाएगा और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। CO3 है नो, इसमें भी कहीं ना कहीं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें भी sp3 होगा, मतलब ये भी सही है, सेकंड वाला भी सही होगा। XeF4 नहीं हो सकता, 8+4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 12/2, 12 मीन्स इट इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, PCl4 प्लस की बात कर लेते हैं, 5+4 -1 डिवाइड बाई 2, 4 आंसर आ रहा है 8/2 का। ठीक है, इसका मतलब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी सही है। PdCl4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये तो DsP2 बनाएगा। जब हम ICl4- की जब बात करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें 7+4 +1 डिवाइड बाई 2, यार ये तो 10/2 वाला केस हो गया, इसका मतलब ये तो sp3d हाइब्रिडाइज, ठीक है ये वाला केस हुआ। जब हम CuCN4 3- की बात करेंगे, सिमिलर केस है, कहीं ना कहीं सिमिलर केस है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा। ठीक है, वही केस हो जाए, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, एस खाली हो गया, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा। और P4 जग जागे जाहिर है, कहीं ना कहीं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसका मतलब जब हम बात करेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ये भी है, ये भी हो गया, PCl4 पॉजिटिव भी हो गया, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कितने हुए, 5। तो पहले इसका भी आंसर 5 है, और इससे पिछला जो आंसर था, क्वेश्चन था, उसका भी आंसर 5 हो गया। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द number of lone pairs of electron on each atom in the following species is। तो आपको नंबर ऑफ एटम बताने हैं, नंबर ऑफ लॉन पेयर बताने हैं सर। नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने होंगे, तो एक एक करके एक एक स्पीसीज के साथ में डील करते हैं। TeVr6 2-।
ये कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, मतलब 6 + 6 + 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब 14/2। इट मीन्स देयर विल बी वन लोन पेयर, क्योंकि 6+1 वाला केस हो गया, 6 बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, तो वन लोन पेयर हुआ इसके केस में। जब हम Br F2 पॉजिटिव की बात करेंगे, इसके केस में क्या होगा? 7 + 2 - 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स इट इज 8/2। इट इज 2 + 2, तो इसके केस में दो लोन पेयर हो गए, इस केस में वन लोन पेयर हो गया। SnF3, बहुत ही ध्यान से इसको करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, गलती हो सकती है। इसकी शेप आपके सामने मैं बना देता हूँ। सेंट्रल एटम इसमें सल्फर होगा, ठीक है, और इस तरीके से शेप, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, जीरो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। जब हम इस पे बात करेंगे XeF3 माइनस की 8 + 3 + 1 डिवाइड बाई 2, क्या होगा? 12/2, इट इज 6। और यहाँ पे 3 + 3 वाला केस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो 3 लोन पेयर विल बी देयर, एम आई राइट? 8 + 4 डिवाइड बाई 2, ओके, इट इज 6, 6 मीन्स 3 + 3, ओके, दैट विल बी द केस, ओके। तो देर विल बी 3 लोन पेयर। तो दिस इज द आंसर कि आप यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, इसमें दो लोन पेयर होंगे, इसमें जीरो लोन पेयर होंगे, ठीक है, इसमें 3 लोन पेयर होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है? अमोंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, BCl2 है, N3- है, N2O है, NO2 पॉजिटिव है, O3 है, SCl2 है, ICl2- है, I3- है, XeF2 है। द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जहां पे उनका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेंट्रल एटम डज नॉट हैव द कंट्रीब्यूशन टू द डी ऑर्बिटल, मतलब सेंट्रल लीनियर शेप तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें डी का कोई रोल नहीं होना, ठीक है, उसमें डी ऑर्बिटल का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा लीनियर शेप, उसके बाद में आगे की कहानी है। BCl2 में लीनियर शेप तो होती है, लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ये काउंट हो जाएगा, इट इज काउंट। N3- N3- की शेप जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से शेप बनाई जाती है? कुछ ये केस बनाया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं लीनियर शेप ही रखता है। जब हम N3- की शेप बनाते हैं तो वो लीनियर शेप होती है। कैसी शेप होती है? लीनियर शेप होती है। करेक्ट शेप जब हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है, N डबल बॉन्ड N, ओके, N माइनस माइनस N प्लस, तो कहीं ना कहीं लीनियर शेप हो जाएगी। वन सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड, इट मीन्स देयर विल बी लीनियर शेप। और यहाँ पे एन, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2D ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं लीनियर शेप होगा। N3- भी यहाँ पे काउंट होगा, तो हम साइड में लिख लेते हैं। BeCl2 काउंट होगा, N3- काउंट होगा, N2O, N2O की भी लीनियर शेप होती है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे होता है सर? देखो ऐसे होता है कुछ इस प्रकार से, N डबल बॉन्ड O, और फिर इस प्रकार से, ठीक है, तो ये सिर्फ होती है नाइट्रो की। तो इसके केस में आपको यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज नहीं मिल रहा है, sp हाइब्रिडाइज मिल रहा है, ओके, तो ये भी काउंट हो जाएगा, N2 भी काउंट होगा। NO2 पॉजिटिव, इसका हम हाइब्रिडेशन निकाल के देख लेते हैं, ओके, तो दैट विल बी 5 - 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स इट इज 2, ओके, और 2 का मतलब तो sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी काउंट हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव भी। O3, O3 तो यार नहीं हो सकता, क्योंकि O3 जब हम शेप देखते हैं तो ये शेप बेंड शेप आती है। इसको O2 टाइप अगर हम लिख लें तो इट इज 6/2, 3 आंसर आया, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये नहीं हो सकता। हम SCl2 की जब हम बात करेंगे, SCl2 में क्या होगा? 6 + 2/2, ये भी नहीं हो सकता। ICl2- इसको जरा देखना पड़ेगा, लीनियर शेप होती है, डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपने बात करी हो यहाँ पे डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, डीपी टाइप का हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है, sp3d है ना, तो डी तो पार्टिसिपेट कर जाएगा यहाँ पे। देखो करा के दिखा देती हूँ। 7 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2, 10/2,
5 आंसर आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। डी तो आ गया ना, लीनियर शेप तो है लेकिन डी भी आ गया, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, i3 माइनस भी नहीं हो सकता, सिमिलर वही केस है। xef2, इसमें भी सेम यही केस आ जाएगा, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स यहाँ पे सही आंसर 10/2 मतलब 5, और 5 के केस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कोई मिस तो नहीं किया हमने? ठीक है, BeCl2 होगा, N3 माइनस होगा, N2O होगा, ठीक है, NO2 पॉजिटिव भी होगा, और बाकी के इनमें से कोई सा नहीं होगा। तो 4 यहाँ पे ये जो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल हैं ट्राई एटॉमिक, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लीनियर शेप विद दी नो डी ऑर्बिटल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कर सकते हो। 1990 में पूछा गया है मेंस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SF4 आना चाहिए। SF4 की जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d होता है। IF5 हाइब्रिडाइजेशन 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन तो यार sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, NO2 पॉजिटिव क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp होगा, तो आंसर लिखा हुआ भी है। ठीक है, ए का थर्ड, ए का थर्ड है, कहीं और जगह दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो थर्ड यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार। ठीक है, NO2 पॉजिटिव sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, NH4 पॉजिटिव sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का थर्ड है। ठीक है, बी का फर्स्ट आ रहा है sp3d2, बिल्कुल सही। NO2 पॉजिटिव, इसका फिफ्थ आ रहा है, बिल्कुल सही। NH4 पॉजिटिव, इसका sp3 आएगा, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको XZ4 टाइप का फॉर्मूला दे रखा है, आपको यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर शेप बतानी है। कर सकते हो, 2014 में ये सवाल पूछा गया है, तो देख पा रहे हो सवाल बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं देखने को मिलते हैं। बस आपके अगर कंसेप्ट ठीक है, अप्रोच अगर ठीक है, फॉर्मूला याद है। ठीक है, फॉर्मूला ज्यादातर केसेस में आपको फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला अगर आपको पता है, सवाल आपसे बन जाए। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे XCF4 क्या यहाँ पे स्क्वायर प्लेन शेप हो सकती है? 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2। 4+2 वाला केस देखने को मिल रहा है, स्क्वायर प्लेनर शेप होती है, तो यहाँ पे XCF4 सही बात है। SF4 के शेप होती है, नहीं हो सकता है। SiF4 4+4, तो ये तो टेट्राहेड्रल शेप रखेगा। ये नहीं हो सकता है। BF4 ये भी टेट्राहेड्रल शेप रखेगा। लेकिन अगर मैं BrF4 माइनस की जब बात करेंगे, तो क्या यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर शेप हो सकती है? इसके केस में 7+4+1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे भी स्क्वायर प्लेन शेप होगी, तो यहाँ पे BrF4 माइनस ये भी रखेगा। ठीक है, CuNH3 4 2 प्लस, ये एक्सेप्शनल केस में आता है, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेन शेप होती है, जनरल केस में नहीं होता है। 4 केस में अगर 3D सीरीज का एलिमेंट है, आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 बताना है, शेप टेट्राहेड्रल बतानी है। लेकिन जब इस केस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको देखना होता है स्क्वायर प्लेन शेप होती है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। CuNH3 4 2। ठीक है, हम जब FeCl4 2 माइनस की बात करेंगे, ये तो टेट्राहेड्रल शेप ही रखेगा, तो ये नहीं हो सकता है। COCl4 2 माइनस की जब हम बात करेंगे, D8 सॉरी D7 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे तो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसमें स्क्वायर प्लेनर होगा। तो PtCl4 के केस में भी स्क्वायर प्लेनर होगा। और जब हम COCl4 2 माइनस की जब हम बात करेंगे, क्या है यहाँ पे केस? CO2 प्लस है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहीं ना कहीं अंदर आ जाएगा, इसका मतलब एक डी पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं 5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इजी सवाल था, बट ये जो कोऑर्डिनेशन वाली चीजें अपन देख पा रहे हैं ना, उसको हम एक बार और देख लेंगे। बाकी जो मेन फोकस है, हमको केमिकल बॉन्डिंग पे अप्रोच करना है। ठीक है, हम जब BrF5 की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ से पूछा जा रहा है कि यार वेस्पर थ्योरी लगाओ नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बताने के। जब हम BrF5 के अंदर शेप निकालते हैं, तो शेप किस प्रकार की आती है? क्या दे रखा है? BrF5 7
प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स इट इज 6। 6 का मतलब है 5 प्लस 1। स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। जब हम इसकी स्क्वायर प्लेनर शेप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। क्या? कुछ इस प्रकार से शेप बन जानी चाहिए। ठीक है। एक लॉन पेयर भी होगा। बताओ जरा, कितने 90 डिग्री एंगल यहाँ पे देखने को मिलेंगे सर? 4 90 डिग्री एंगल देखने को मिलने चाहिए, है ना? मतलब ये हमारा फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। एक फ्लोरीन ऐसे है, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे। तो सर 4 मिल जाने चाहिए बॉन्डिंग इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा आपको घटता हुआ मिलेगा। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? जीरो बॉन्ड एंगल। कोई भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? बड़ा ही इजी सवाल है, कर सकते हो आप लोग। ठीक है। एक बार जो ये जितने भी कोऑर्डिनेशन वाले हैं ना, इसको एक बार के लिए थोड़ा सा होल्ड पे रख देते हैं। हो जाएगा सवाल, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा हमने डील ही नहीं करा ना। तो इसको हम होल्ड पे रख देते हैं। बाकी जैसे हम बात करते हैं, जैसे NF3 NO3 माइनस की बात करोगे, BF3 H3O पॉजिटिव N3H, इनकी शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है। शेप किस प्रकार से बताओगे? ठीक है, शेप आइसो स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं ना, तो शेप ही निकालनी पड़ेगी। जब हम NF3 की बात करते हैं, कैसी शेप होती है? पायरामिडल शेप होती है। प्रैक्टिस के साथ में आ जाती है। 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4 4 का मतलब 3 प्लस 1, मतलब पायरामिडल शेप। जब हम NO3 माइनस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या केस देखने को मिलता है? इसमें भी 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। ठीक है। जब हम BF3 की बात करेंगे तो ये कैसी शेप रखता है? ये रखता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो NO3 माइनस और BF3 अगर कहीं पे साथ में रखे हुए हैं तो वहां पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी में आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी में आ सकता है, बी और सी पॉसिबिलिटी में आ सकते हैं। ठीक है। जब हम H3O पॉजिटिव की जब बात करेंगे, जब हम H3O पॉजिटिव की बात करेंगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो जाएगा। 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब 6 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स इट इज 8 बाई 2 मतलब 4। और 3 प्लस 1 वाला केस हुआ मतलब पायरामिडल शेप। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। NF3 H3O पॉजिटिव एक साथ है, NO3 BF3 माइनस एक साथ है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शेप पायरामिडल होती है, इन दोनों की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ये वाला हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। इस केस में क्या है? आपको प्लेनर मॉलिक्यूल ढूंढना। अभी किया, ट्राइगोनल प्लेनर होता है BF3। सही आंसर क्या होगा? BF3। BF3 इज द राइट आंसर। सही आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। ClO2 माइनस, बड़ा ही इजी सवाल है। ClO2 माइनस 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8 बाई 2 मतलब 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही आंसर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े। द पायरामिडल शेप, किस केस में पायरामिडल शेप मिल सकती है? PCl3। क्या पायरामिडल शेप देखने को मिल सकती है? 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 4। 4 को डिकोड कैसे करोगे? 3 प्लस 1, 3 इज द बॉन्ड पेयर, 1 इज द लोन पेयर। तो ये पायरामिडल शेप रखेगा। ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? ए इज द राइट आंसर। बाकी में आप लोग चेक कर सकते हो। 6/2 ट्रायंगुलर प्लेनर। CO3, इसमें भी कहीं ना कहीं 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 ट्रायंगुलर प्लेनर। NO3 माइनस, इसमें कैसी शेप होगी? अभी चेक करी थी, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? ठीक है। अरे रुक जाओ यार। हाँ। सिंपल सा सवाल है। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें।
सब सिर्फ आपको डिकोड करना है कि मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है, मॉलिक्यूल कौन सा दे रखा है, अगर ये डिकोड कर लिया सवाल बन जाएगा। 1122 टेट्राक्लोरो इथीन दे रखा है, इथीन बनाओ, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करोगे, क्लोरीन से रिप्लेस करोगे, क्लोरीन से इस प्रकार से रिप्लेस करो, तो ये केस दे रखा है। ओके, दूसरा केस क्या है, टेट्रा क्लोरो इथेन या मीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन मतलब कार्बन उस पे 4 क्लोरीन इस प्रकार से लिखी है। अब भी बताऊं क्या कि शेप क्या होगी, ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, सिंपली बता सकते हो। sp2 हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे 109.5 डिग्री होगा। अब ढूंढ लो कौन सा सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे, पहले केस में 120 डिग्री, दूसरे केस में 109.5 डिग्री, तो ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? द मॉलिक्यूल दैट हैज लीनियर स्ट्रक्चर, CO2 लीनियर स्ट्रक्चर रखता है। अब आप कहोगे कि सर SiO2, होल्ड ऑन फॉर सेकेंड, सर SiO2 लीनियर शेप नहीं रखता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, SiO2 के बारे में एक फैक्ट होता है कि SiO2 नेचर में 3D स्ट्रक्चर मिलता है, और 3D स्ट्रक्चर इसकी किस प्रकार से मिलती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ के इस प्रकार से शेप बना लेता है, SiO2 सिलिकेट्स टाइप बना लेता है। इसका मतलब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है, ना कि sp2। तो सही आंसर ए होगा। बहुत इजी सवाल था, बस ये चीज हमको पता होनी चाहिए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सल्फर इन द सल्फर डाइऑक्साइड, अभी चेक किया था, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है 6/2, मतलब 3 आंसर आया, 3 के केस में sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ICl5 है, ठीक है, और ICl4 है। देखो कैसे चीज चेंज होती है, कैसे शेप चेंज होती है। यहाँ पे 7+5 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2, क्या हुआ ये केस, 6 वाला। 6 इज द स्टेरिक फैक्टर, इसको डिकोड करेंगे कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लॉन पेयर है। 5 तो बॉन्ड पेयर हो गए, एक लॉन पेयर हो गया। शेप कैसी होगी, स्क्वायर पैरामीटर। ICl4 7+4+1 डिवाइड बाई 2, दोनों की ज्योमेट्री सेम आएगी, 12 डिवाइड बाई 2 6। 6 को डिकोड कैसे करोगे, 4 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर। इसका मतलब यहाँ पे शेप जो होगी दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। यहाँ पे शेप कैसी होगी, स्क्वायर पायरामिडल। तो सही आंसर क्या होगा, स्क्वायर पैरामिडल ICl5 का, और स्क्वायर प्लेनर इसका। तो इसका मतलब सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी बड़ा ही आसान ही मिलेगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इन सभी स्पीसीज में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर किस स्पीसीज के अंदर है, तो वो तो हाइब्रिडेशन के थ्रू ही पता लगेगा। ClO3 कितने लॉन पेयर हैं, 7+1 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स देयर विल बी 1 लॉन पेयर। 8/2 मतलब 4, 4 को डिकोड कर लो, 3+1 में 3 बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर है, वहां पे 1 लॉन पेयर है। XCF4 में 2 लॉन पेयर होते हैं, SF4 में एक लॉन पेयर होता है। लेकिन जब हम II2- की बात करते हैं, इसमें 3 लॉन पेयर होते हैं, लीनियर शेप होती है। इसका मतलब 7+2+1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब आंसर होगा यहाँ पे 5। 5 को डिकोड करेंगे कुछ, दो बॉन्ड पेयर, 3 लॉन पेयर। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। सवाल पूछा गया था 2005 के अंदर, ठीक है। तो देख पा रहे हो सवाल किस तरीके के बनते हैं। XeO F4, ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ लॉन पेयर आपको बताने हैं, किसके अंदर, XeO F4 के अंदर 8+4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स देयर विल बी 5 स्टेरिक नंबर। इसको डिकोड करेंगे, क्या कोई यहाँ पे लॉन पेयर आपको दिख पा रहे हैं, 5 तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो गए, 0 लॉन पेयर। इसका मतलब सही आंसर ए हो जाएगा, 0 लॉन पेयर है इसके अंदर, कोई भी किसी प्रकार का लॉन पेयर नहीं है, ठीक है। अपने पास में एक BF3 मॉलिक्यूल है, एक NH3 मॉलिक्यूल है। यार ये सवाल मेरे से मत करो, बहुत ही इजी सवाल है। NH3 और BF3 की शेप भी मेरे से पूछोगे, डिस्कस भी कर रखे अपन ने। जब भी हाइब्रिडेशन की शुरुआत होती है, NH3 मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं अपन। NH3 पैरामिडल शेप रखता है, ठीक है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं पैरामिडल शेप, sp3 हाइब्रिडेशन, ट्राइगोनल प्लेनर शेप,
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि हमारे पास में NH3 मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, PtCl4 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोऑर्डिनेट नंबर 4, और अपना 5d सीरीज का एलिमेंट है, मतलब d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इनर d ऑर्बिटल। PCl5 5 + 5 डिवाइड बाई 2, sp3d, BCl3 3 + 3 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा sp2। कौन सा सही आंसर है भाई? sp3, उसके बाद में dsp2, फिर हमारा sp3d, फिर sp2, यानी B इज द राइट आंसर। इस वाले केस के अंदर सही आंसर क्या होगा? B इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हमारे पास में है NO2 पॉजिटिव, अभी किया भी था हाइब्रिडेशन, क्या निकाला था इसके केस में? sp, ठीक है। NO3 sp2। अब तो सवाल वही घूम घूम के आ रहा है, ठीक है। इसमें sp3 सही आंसर आप कर सकते हो, sp, sp2 और फिर sp3, ठीक है। तो ये इजी सवाल है। इसमें सही है क्या? 5 + 1 डिवाइड बाई 2, सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? sp, sp2 sp3, मतलब B इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़े। इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई साहब? हमको एक कार्बन चेन दे रखी है, और उस कार्बन चेन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर, सबसे पहले तो नंबरिंग करनी पड़ेगी भाई। नंबरिंग करोगे कहाँ से? जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिले, तो इस प्रकार से नंबरिंग होगी। ये सेकंड कार्बन होगा या थर्ड कार्बन होगा? सेकंड और थर्ड कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। वैसे हमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड वाला हो तो भाई साहब जनरल केस में तो हम sp2 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड है, अरे इसको यार खोल के लिख लो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम विश्वास नहीं करोगे ना। मैं करता हूँ इस स्ट्रक्चर को ऐसे खोल के लिखता हूँ। कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिर कार्बन है। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सही आंसर क्या होगा? sp2 sp3, ठीक है, 2 और 3 के रेस्पेक्ट में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? sp2 sp3, डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े। BF3 मॉलिक्यूल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है यार। BF3 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपको बताना है कि भाई जब हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का हो। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना इतना कठिन सवाल मेरे से नहीं होगा, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। sp2 हो जाएगा ना? भाई साहब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। CO2 sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? N2 के बारे में याद रखना भाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन N2O sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई थी इसकी, N डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो sp हाइब्रिडाइज्ड है ये। और इसके बारे में तो चर्चा अपन को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर हमको मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है हाइब्रिडेशन के ऊपर। एक वीडियो और आने वाला है जिसमें पर्टिकुलरली वी विल फोकस ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो हाइब्रिडेशन बहुत ही इजी सा मतलब एक चैप्टर है। हाइब्रिडेशन एक इजी सा टॉपिक है। अगर आपको अप्रोच पता है, फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो बड़ी इजीली आप सवाल कर सकते हो, देख सकते हो कैसे सवाल जेई एडवांस में पूछे गए हैं, कैसे सवाल जेई मेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत बहुत, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। और अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द हाइब्रिडेशन इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। थैंक यू वेरी मच।